तो फर्स्ट पॉइंट इस पे फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब which can flow liquid and gases, लेकिन एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे गैसेस के लिए जिनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना। फ्लूइड which can flow, एक रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे कि भाई डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। फ्लूइड के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी एक नए टर्म को जानना जरूरी, दैट इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम या डीएम अपॉन डीवी। ये नए टर्म को जानना जरूरी डेंसिटी, क्योंकि अभी तक जो हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे सॉलिड मैकेनिक्स, उस पे हमारा काम किससे चल रहा था, मास से चल रहा था। लेकिन इस रूम में एयर का कितना, गुड मॉर्निंग सर। इस रूम में एयर का कितना मास है ये कैलकुलेशन आसान नहीं है ना, ये डिफिकल्ट टास्क है। या फिर किसी कंटेनर में कितना मास है, या फिर रूम में कितना मास है, या फिर पानी का कितना मास है। पानी का तो ठीक है, अपन मेजर कर भी सकते हैं कि पानी कितने लीटर या कितना मास है। बट जैसे जब हम बहुत लार्ज स्केल पे हम जा रहे हैं, जैसे भाई नागपुर में एयर का कितना मास है, या फिर आप जिस कमरे पे वहां पे एयर का कितना मास है, तो ये टर्म कैसा हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अब हम एक नए टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, है ना। जैसे मान लो आप नल से जो पानी ले रहे हैं उसमें एक बकेट पानी की डेंसिटी भी उतनी है और एक मग पानी की डेंसिटी भी उतनी है। तो डेंसिटी बेसिकली मास और वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन जो रेशियो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमेशा फिक्स रहेगा उस मटेरियल के लिए। जैसे एक बकेट पानी की डेंसिटी और एक मग पानी की डेंसिटी सेम है, लेकिन दोनों के मास अलग अलग हैं, दोनों के वॉल्यूम अलग अलग हैं, लेकिन जो रेशियो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये कैसा हमारा फिक्स है। ठीक है, इसलिए हमें ये नए टर्म की जरूरत पड़ रही है अभी डेंसिटी को समझने के लिए। ठीक है, एंड इसकी एसआई यूनिट आएगी केजी पर मीटर क्यूब, ये एसआई यूनिट है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये सीजीएस यूनिट है। ठीक है, एंड कन्वर्जन 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड इस पे जैसे मैं लिख दूं एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ मरकरी, इट इज 13.6 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब, या फिर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखोगे। तीसरा, अगर हम मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस ले रहे हैं, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, मान लो मैंने दो सब्सटेंस लिया यहाँ पे, इसकी डेंसिटी ρ1, मास m1, वॉल्यूम v1। ठीक है, और इट इज मिक्स विथ अनदर सब्सटेंस, होमोजेनियसली मिक्स करना है, डेंसिटी ρ2, मास m2 एंड वॉल्यूम v2। हमने ये दो सब्सटेंस को मिक्स किया, और जो रिजल्टेंट सब्सटेंस आ रहा हमारे पास में, इसका जो टोटल मास है इट इज m1 प्लस m2, और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा v1 प्लस v2 के बराबर। तो जो डेंसिटी है इस सब्सटेंस की, इट इज टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, इट इज m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड इसमें डेंसिटी को और डिफरेंट तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया, और ऐसा भी लिख सकते हैं, डेंसिटी विल बी मास की जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम प्लस ρ1 v1 प्लस ρ2 v2, और वॉल्यूम को ऐसे लिखा रहने दो। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो
m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को रिप्लेस कर दो m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2। तो ये जो फार्मूला है यहाँ पे आप डेंसिटी को तीनों तरह से यहाँ पे लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। टोटल जो डेंसिटी है उसको तीनों तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, या फिर मास को डेंसिटी और वॉल्यूम से रिप्लेस कर दो। ठीक है, फोर्थ टर्म है यहाँ पे दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इससे आप रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम रिलेटिव वर्ड यूज कर दिए यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, इट इज यूनिटलेस, ये यूनिटलेस है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन डेंसिटी इज नॉट द यूनिटलेस। एक और टर्म यूज किया जाता है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी एक और टर्म यूज किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ सेम वॉल्यूम। तो ये भी न्यूमेरिकली किसके इक्वल आता है? रिलेटिव डेंसिटी के इक्वल आता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड यूज करो या फिर रिलेटिव डेंसिटी वर्ड यूज करो, एक ही बात होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी आप यूज करोगे, दोनों टर्म की मीनिंग सेम ही होती है ना, बट एक्सप्रेस करने का तरीका बस थोड़ा सा अलग किया है यहाँ पे। जैसे मान लो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना आएगा, जैसे हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना आएगा? So 13.6 into 10⁻⁻6. No sir, 0. हाँ, तो ये कट जाएगा, 13.6 आएगा बस। ये कट जाएगा सर, कितना बचेगा? 13.6 बचेगा। दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, है ना? समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, पेज नंबर 2। स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का? हेलो? Yes sir. Yes, sir. नेक्स्ट है पेज नंबर 2, प्रेशर। नेक्स्ट टर्म है प्रेशर। अभी ये टर्म को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ रही हमें प्रेशर की? वैसे नाम से भी समझ में आ रहा है, देखो ये कौन सी मैकेनिक्स है? फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, बराबर है। और इसके पहले तक अपन ने मैकेनिक्स जो पढ़े थे उस पे फोर्स, वर्क, एनर्जी ये सब कैलकुलेशन किए थे। फोर्स के लिए आपको मास इनटू एक्सीलरेशन आप लिख ले रहे थे। तो प्रेशर को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है अभी हमें? तो ये बोलना ज्यादा कन्वीनियंट है कि इस रूम में इतना फोर्स लग रहा है एयर का फोर्स या फिर वाटर का फोर्स बोलना कन्वीनियंट है कि वाटर का इतना प्रेशर है, एयर का इतना प्रेशर है, ये बोलना कन्वीनियंट है? प्रेशर बोलना ज्यादा कन्वीनियंट होना है ना। आप फोर्स डायरेक्ट नहीं बोल सकते भाई इस रूम में एयर का कितना फोर्स है, बराबर है। हाँ, लेकिन इस रूम में एयर का कितना प्रेशर है ये बोलना कन्वीनियंट होता है ना।
फोर्स बोलना कन्वीनियंट नहीं है कि भाई इस रूम में एयर का कितना फोर्स है, एयर कितना फोर्स लगा रहा है, ये बोलना कन्वीनियंट नहीं, लेकिन इस रूम में एयर का कितना प्रेशर या इस जगह पे एयर का कितना प्रेशर, ये कन्वीनियंट होता है। तो इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी के लिए आपको काम अब फोर्स से नहीं चलेगा, अब इसलिए हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अभी देखो यहाँ पर भी वही न्यूटन्स लॉ यहाँ पर भी लगेंगे, कैलकुलेशन का तरीका फिर से वही होने वाला यहाँ पर भी जो अपन ने पहले पढ़ा है, जो भी अपन ने थ्योरीज पढ़ी है पहले, जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है वो सब यहाँ पे अप्लाई होंगी, अब लेकिन थोड़े नए टर्म्स के साथ में अप्लाई होंगे। जैसे नॉर्मली अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड पास्कल, एंड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये है इसकी एसआई यूनिट, और ये कौन सी, एक बार फिर से बता दो, सीजीएस यूनिट। तो प्रेशर को डिफाइन हम कर रहे हैं ना, मैथमेटिकली ऐसा लिख रहे हैं अपन प्रेशर को, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये एसआई यूनिट, और ये कौन सी यूनिट हो गई, इसकी सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो गई इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पास्कल, एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड इसमें कुछ और यूनिट है जो यूज की जाती है, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल होता है। 1 टॉर का मतलब इट इज प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, क्या होता है आगे अपन डिस्कस करेंगे। 1 टॉर इतना प्रेशर होता है, एंड 760 टॉर दैट इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार, दैट इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 पास्कल। तो ये कुछ और यूनिट्स हैं प्रेशर को मेजर करने की, ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रेशर को मेजर करने की कुछ और यूनिट है। 760 टॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 टॉर प्रेशर ऑफ 1 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, एंड 1 बार इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 पास्कल, ठीक है। ये प्रेशर को मेजर करने की कुछ और यूनिट्स हैं यहाँ पे। अब फोर्स पर यूनिट एरिया, मैथमेटिकली तो आप इसको ऐसा लिखते हैं, लेकिन जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो एक्चुअली इट इज परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया। आप इसको ऐसा लिख दो, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट ऑन यूनिट एरिया, या फिर आप इसको डी एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय डी ए के फॉर्म पे आप लिखते हैं। तो एक्चुअल में मैथमेटिकली हम प्रेशर को ऐसा लिखते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स किस तरह से लग रहा है ये, अब जैसे फ्लूइड में हम प्रेशर की बात करते हैं, फ्लूइड प्रेशर है ना, तो ये फ्लूइड प्रेशर कैसे अराइज होता है। तो अगर हम फ्लूइड प्रेशर की बात करें तो मान लो मैंने यहाँ पे किसी फ्लूइड को इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे हमने कोई फ्लूइड लिया हुआ है, अब इस फ्लूइड में कितना प्रेशर, और ये फ्लूइड कैसा है, रेस्ट पे। नाउ दिस इज द फ्लूइड एट रेस्ट। तो यहाँ पे प्रेशर को समझने के लिए कि भाई फ्लूइड का प्रेशर क्यों आ रहा है, ये किस तरह का फोर्स है, यूनिट एरिया पे लगने वाला किस तरह का फोर्स है। जैसे मास को हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं डेंसिटी से, और फोर्स को रिप्लेस करने वाले इस मैकेनिक्स में हम प्रेशर से। तो इसके लिए किसी भी ओरिएंटेशन में, जैसे मान लो मैंने ये ओरिएंटेशन लिया और यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया, इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन, सो दिस इज इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन, ये एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन हमने लिए, इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन। तो इस इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन में इस साइड का जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और इस साइड का फ्लूइड इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। मतलब ये फोर्स कैसा लग रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लग रहा है। तो भाई इस पॉइंट पे कितना प्रेशर आ रहा है, तो इस पॉइंट पे
जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, आप ऐसा बोलते हो, ठीक है। इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये जो इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, इसका ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस ओरिएंटेशन पे इसको ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस रूम पे यहाँ पे कितना प्रेशर देख रहे हैं, तो हम इस रूम पे एयर का एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन ले लिए, तो इस साइड की जो एयर है इस पे किस डायरेक्शन परपेंडिकुलर फोर्स कैसा लगा रही है, तो इस इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन में इधर की एयर का फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स और इससे डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आपका प्रेशर निकल गया। या ये क्रॉस सेक्शन को आप ऐसा ले लो तब भी उतना ही आएगा, ऊपर से जो एयर इस पे फोर्स लगा रही है, या ऐसा कर दोगे तो इधर से जो एयर इस पे फोर्स लगा रही है। तो ये जो इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं, इसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप किसी भी डायरेक्शन से अगर देखोगे तो इस पॉइंट पे फ्लूइड का जो प्रेशर आएगा वो सेम रहेगा। तो अब फ्लूइड का प्रेशर क्यों अराइज हो रहा है, इसकी अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके, तो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे के साथ में ये इस तरह से सराउंड किए हुए हैं, है ना। फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें एक दूसरे के साथ में नेबरिंग मॉलिक्यूल से इस तरह से सराउंडेड है, और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहा है। जैसे सेंटर वाले मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो सेंटर पे जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इस पे ये वाला मॉलिक्यूल भी इधर फोर्स लगा रहा है, इस पे ये इधर फोर्स लगा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन ही समझ लो तुम एक प्रकार से, ये इस तरह से फोर्सेस आ रहे हैं, तो इसमें सभी डायरेक्शन से इक्वल फोर्सेस आ रहे हैं। और फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम ले लें तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया हम क्या बोलेंगे कि ये प्रेशर है। तो हम प्रेशर को ऐसा नहीं बोलते कि इस जगह पे कितना प्रेशर है या नागपुर पे कितना प्रेशर है, हम क्या बोलते हैं प्रेशर एट अ पॉइंट हम डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज देखें कि भाई पूरे नागपुर में जो एयर का प्रेशर है वो लगभग कैसा है, सेम हर एक जगह पे। अगर अपन हाइट की बात ना करें, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर हम देखें तो एयर का प्रेशर सभी जगह पे कैसा है, सेम है ना, ऐसा हम बोलते हैं मोटे तौर पे। लेकिन जब हम फ्लूइड के लिए या फिर स्पेसिफिक कैलकुलेशन करते हैं तो प्रेशर एट अ पॉइंट बोला जाता है, प्रेशर एट अ पॉइंट, ना कि प्रेशर एट अ एक्सटेंडेड पार्ट, है ना। प्रेशर एट अ पॉइंट, इस जगह पे कितना प्रेशर। हाँ, ये लोकेशन यहाँ से अगर चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ से अगर तुम लोकेशन चेंज कर दोगे तो प्रेशर चेंज होगा, लेकिन इस जगह पे आप किधर से भी देखोगे प्रेशर की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी, है ना। कोई भी ओरिएंटेशन ले लो, ये इनफाइनाइट स्मॉल है यहाँ पे इस रूम के कंपैरिजन में, ये बहुत छोटा है ये। तो आप किसी भी ओरिएंटेशन से देखोगे तो एयर का प्रेशर इधर से भी उतना ही आ रहा है, एयर का प्रेशर इधर से भी उतना ही है, एयर का प्रेशर यहाँ पे ऊपर से भी उतना ही है, यहाँ पे एयर का प्रेशर नीचे से भी उतना ही है। तो किसी भी ओरिएंटेशन से प्रेशर कैसा रहेगा, एयर का यहाँ पे सेम रहेगा। और सेम किसके लिए है, लिक्विड के लिए है, पानी के लिए है ना। आप मान लो बकेट में आपने पानी रख दिया और वहां पे एक छोटा सा सेंसर लगा दिया अंदर, तो सेंस जो प्रेशर मेजर करता है, उस सेंसर को किसी भी उस जगह पे किसी भी डायरेक्शन पे घुमाओगे, प्रेशर की रीडिंग कैसी आएगी, सेम आएगी। हाँ, उसकी पोजीशन चेंज करोगे तो फिर रीडिंग अलग अलग आएगी। मतलब यहाँ पे मान लो प्रेशर मेजर करने वाला आपने सेंसर रख दिया यहाँ पे, तो इस सेंसर की जो रीडिंग रहेगी प्रेशर की, इस ओरिएंटेशन में भी वही रहेगी, ऐसे ओरिएंटेशन में भी वही रहेगी, इस ओरिएंटेशन में भी वही रहेगी। तो यहाँ पे आप कोई भी ओरिएंटेशन ले लो, प्रेशर मेजर करने के लिए वो सेम आएगा। हाँ, अभी आप जैसे इसको इस तरह से भी देख सकते भाई, जैसे हम नेल्स के लिए, है ना, नेल्स के लिए जैसे हम प्रेशर की अगर बात करें, मान लो ये एक नेल मैंने लिया यहाँ पे, और ये इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे, ये इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हमने इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, फोर्स इज इक्वल टू सपोज 10 न्यूटन का लगाया, और ये नेल यहाँ पे रखा हुआ है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा है इसका, दैट प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। सो इट इज 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर का क्या
क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो प्रेशर ऐसा नहीं कि सिर्फ हम फ्लूइड के लिए, जैसे अगर मान लो मैं इस पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये पेन की जो टिप है वो भी व्हाइट बोर्ड पे प्रेशर लगा रही है ना। जैसे जब हम किसी को इंजेक्शन लगती तो जो सुई पहुंचते हैं ना, तो वहां पर भी वो प्रेशर क्रिएट होता है। अगर उसकी निप को हम थोड़ा वाइट कर दें तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उतना प्रेशर क्रिएट करने के लिए, जिससे इस इंटरफेस को क्या किया जा सके, भेजा जा सके। ठीक है, तो प्रेशर का जो टर्म है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में वही रोल प्ले करेगा जो रोल फोर्स प्ले करता था, है ना, अभी तक। तो अब यहाँ पे ध्यान ये रखना हमें कि अभी तक हम जो फोर्स का काम पढ़ रहे थे या जो फोर्स हम पढ़ रहे थे, वही रोल अब यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन प्ले करने वाला है, प्रेशर करने वाला है। और जो रोल अभी तक मास का चला आ रहा था, वो रोल अब यहाँ पे कौन प्ले करने वाला है, डेंसिटी यहाँ पे वो रोल प्ले करने वाली है। और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी इसी तरह से आगे चलती जाएंगी। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो सर वो ऑफ इनर्शिया और मास को अपन ने कंपेयर किए थे, है ना, फोर्स को और टॉर्क को कंपेयर किए थे। तो वो आप ये समझ लो कि फोर्स, टॉर्क और प्रेशर, बट आप किसी जगह पे जैसे फोर्स निकालना तो प्रेशर इनटू एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। बस एक रोल प्ले करने की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि हाँ, हमको यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में जो स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें एक प्रेशर वाले टर्म को डिफाइन करना। और अभी तक हमारा काम फोर्स अकेले से हो जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे काम फोर्स अकेले से नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा इनकन्वीनियंट रहेगा कैलकुलेशन पार्ट के लिए। तो बोलो, अभी तो एंगल बना के लग रहा तो भी आपको प्रेशर के लिए हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। जैसे इसी पे मैं बात कर लूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये जैसे नेल लिए अपन ने वापस से, है ना, और इस नेल पे मान ले जो फोर्स आ रहा है यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से आ रहा है यहाँ पे, जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज इक्वल टू मान ले 10 न्यूटन का है। और ये ग्राउंड अपन ने ले लिए यहाँ पे, और ये एंगल कुछ है थीटा डिग्री का। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, नॉर्मल कंपोनेंट, समझ गए? और तो प्रेशर के कैलकुलेशन में इट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर यूनिट एरिया। ये एरिया यहाँ पर का रहेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इट इज tan sin थीटा अपॉन एरिया। समझ गए? तो प्रेशर के कैलकुलेशन के लिए हमेशा कौन सा टर्म लेना आपको, फोर्स का परपेंडिकुलर टर्म लेना है। समझ गए अभी कि नहीं? एक बार फिर से बताओ ना, वो tan sin थीटा वाला परपेंडिकुलर। हाँ देख, अगर मान लो किसी जगह पे किसी क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लग रहा है, तो प्रेशर के कैलकुलेशन के लिए आपको उसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए? सर उसको रिजॉल्व करेंगे ना? हाँ, उसको रिजॉल्व करेंगे तो एरिया के परपेंडिकुलर वाला चाहिए हमेशा। जिस एरिया पे आप प्रेशर का कैलकुलेशन देख रहे हो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए फोर्स का। ठीक है? हेलो, हाँ ठीक है? सर। हाँ, अभी समझ गए इतना? सर यूनिट कन्वर्जन में लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? प्रेशर यूनिट कन्वर्जन में 1 बार, ठीक है सर। हाँ, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर, अच्छा ये बराबर नहीं दिख रहा है, अभी बराबर दिख रहा है? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 टॉर्क। तो ये हो गया प्रेशर की मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ पे। सर आपने वन टॉक क्या बताया अभी? 1 टॉर मतलब होता है प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अभी थोड़ा और पढ़ने दो तो ये समझ में आ जाएगा, मैंने बस यहाँ यूनिट लिख दिया है ना। 1 मर्क्यूरी कॉलम क्या होता है, उसका कितना प्रेशर होता है, तो वो भी अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ा, समझ गए ना? ये बस मैंने लिख दिया था यहाँ पे यूनिट अभी, ठीक है? ओके। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो सब आएगा ना अभी अगले पेज पे, पेज नंबर 3 पे। अब आ रहे हम प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी, बट उसके पहले
जब कोई फ्लूइड सॉलिड के कांटेक्ट पे आता है, जब कोई फ्लूइड सॉलिड के कांटेक्ट पे रहता है तो वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है यहाँ पे। जैसे मान लो ये कंटेनर लिया मैंने यहाँ पे इस तरह का, और इस पे मान लो हमने फ्लूइड रख दिए ऐसा, ठीक है। तो इस कंटेनर पे जो फ्लूइड है वो हमेशा कैसा फोर्स लगाएगा, देख यहाँ पे बेस पे जो फोर्स आएगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब सॉलिड कांटेक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं, ये ऐसा यहाँ पे इस तरह से। तो हमेशा जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्लूइड के मॉलिक्यूल सॉलिड के साथ में या सॉलिड के कांटेक्ट में हमेशा कैसा फोर्स लगाएंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है। फोर्स हमेशा कैसा लगेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, बराबर है। जैसे ये वाली फेस पे इस पे परपेंडिकुलर ऐसा, यहाँ पे बेस पे ऐसा लगेगा, यहाँ पे इस तरह से फोर्स लगेगा। तो जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल होते हैं जो भी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट पे आते हैं, उस सॉलिड कांटेक्ट पे हमेशा फोर्स कैसा लगाते हैं, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, जो भी फ्लूइड है तो सॉलिड के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे मैं लिख दूं नाउ फोर्स exerted by fluid in solid is always perpendicular to its surface in contact, surface in contact, contact surface पे हमेशा फोर्स कैसा लगाएंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते अपन यहाँ पे ना, यहाँ पे एक नए कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। अभी प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना यहाँ पे, अभी तक तो सिर्फ मैथमेटिकली चल रहे थे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या इमेजिन कर ले रहे हैं कि भाई किसी कंटेनर में ये हमने फ्लूइड इमेजिन किया कि भाई इस कंटेनर में फ्लूइड है और ये फ्लूइड कैसा है, रेस्ट पे है। अब इसके दो जगह पे, जैसे ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पे और ये एक पॉइंट हो गया, है ना। इस पॉइंट पे प्रेशर सपोज है P2 और या फिर P1, जो भी आपको लेना है। इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, P2 है, और इस पॉइंट की हाइट कितनी, यहाँ पे h के बराबर इसकी हाइट है। तो इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हमें फाइंड आउट करना है कि भाई ये P1 प्रेशर और ये P2 प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे। तो मतलब हम वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी, इस पॉइंट पे प्रेशर P1 ये फ्लूइड का प्रेशर, इस पॉइंट पे भी प्रेशर P2 ये भी फ्लूइड का प्रेशर, यहाँ पे सभी डायरेक्शन से जो फ्लूइड है वो P2 प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी इस पॉइंट पे सभी डायरेक्शन से जो फ्लूइड है वो P1 प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है ना। तो ये कैलकुलेशन आप किसके लिए कर रहे हैं, अभी वर्टिकल डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर हम ले रहे हैं। ये एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने लिया, ये किसका सिलेंडर, ये इमेजिनरी सिलेंडर ये फ्लूइड का ही है, मतलब फ्लूइड में ही हमने एक ये इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम कर लिया। सो दिस इज द इमेजिनरी सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब इस पे जो फोर्सेस लग रहा है, देखो इसकी ये जो क्रॉस सेक्शनल फेस है, ये वाली क्रॉस सेक्शन, ये वाली क्रॉस सेक्शन, इस पे जो फोर्स आ रहा है, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है इस क्रॉस सेक्शन पे, ये परपेंडिकुलरली F1 लग रहा है, मतलब ऊपर का फ्लूइड इस पे नीचे फोर्स लगा रहा है और नीचे का फ्लूइड इस पे F2 ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है,
और जो साइड के फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दे रहा है। मतलब ये जो इमेजिनरी सिलेंडर आपने इमेजिन किया, यहाँ पे ऊपर का फ्लूइड इसको नीचे दबा रहा है, नीचे का फ्लूइड इसको ऊपर दबा रहा है। ये इमेजिनरी सिलेंडर है किसका, फ्लूइड का। और फ्लूइड कैसा लिए तुमने, रेस्ट पे लिए। तो ये सिलेंडर भी कैसा होना चाहिए, इमेजिनरी सिलेंडर, ये भी रेस्ट पे रहना चाहिए यहाँ पे, है ना। ये इमेजिनरी सिलेंडर भी रेस्ट पे रहना चाहिए। मतलब इसका डायग्राम में इस तरह से देख लूं यहाँ पे, ये जैसे हमने इमेजिनरी सिलेंडर लिए इसका, तो ये सिलेंडर भी कैसा है यहाँ पे, दिस इज आल्सो एट रेस्ट। और इस पे जो फोर्सेस लग रहा है, ऊपर से F1, नीचे से F2, है ना। इसकी हाइट कितनी है, h, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a है। तो फोर्स है, इसमें जो फोर्स आएगा दैट इज इक्वल्स टू P1A, और इस पे जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू P2A। बराबर है कि नहीं। और इसका जो वेट है mg, ये भी कैसा लग रहा है यहाँ पे, नीचे की तरफ लग रहा है। तो वेट लग रहा है mg नीचे की तरफ, ऊपर का जो फ्लूइड है उस पे नीचे की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, नीचे का फ्लूइड उसको ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम मतलब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई ये फ्लूइड रेस्ट पे, तो उसके अंदर का जो इमेजिनरी सिलेंडर है ये भी रेस्ट पे होना चाहिए। मतलब इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। सो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन इट इज आल्सो इक्वल्स टू 0। तो नेट वर्टिकल फोर्स इज 0। तो वर्टिकल फोर्स 0 मतलब कौन किसको बैलेंस कर रहा है, F2 इज बैलेंस बाय F1 प्लस mg, बराबर है। वर्टिकल डायरेक्शन पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि आपने रेस्ट पे बोल दिया इस इमेजिनरी सिलेंडर को, उसी का है। हमने बाहर से कुछ नहीं डाले यहाँ पे, क्योंकि बाहर का सिलेंडर नहीं है, उसे फ्लूइड का सिलेंडर है। हम P1 और P2 के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं कि टू डिफरेंट लोकेशन पे प्रेशर कैसे आपस में रिलेटेड हैं, है ना। दो डिफरेंट लोकेशन पे प्रेशर कैसे रिलेटेड है। तो अब ये कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, देखो F2 को किसके बराबर लिख दोगे, P2A, F1 को किसके बराबर लिख दोगे, P1A, प्लस वेट को क्या लिख दोगे, mg को। तो सिंस डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, इसका मतलब मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा ये किसके बराबर रहेगा, दिस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम आप पाई आर स्क्वायर एच लिखते हो, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिए, और ये हाइट हो गई इसकी, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो फिर mg किसकी इक्वल आएगा यहाँ पे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। सो इट इज P2A इक्वल्स टू P1A प्लस डेंसिटी एरिया इनटू हाइट इनटू g। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो जो कॉमन टर्म है उसको कैंसिल आउट कर दो, ए कैंसिल आउट होगा यहाँ पर। तो इक्वेशन किसके बराबर बच रही, P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस H रो G के इक्वल बच रही है इक्वेशन, है ना। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर का वेट का भी कोई लेना देना नहीं, मास का भी कोई लेना देना नहीं। इन दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर की रिलेशनशिप आ गई वो इस तरह से आ गई, ऐसे ही आपस में रिलेट हो गए। ठीक है, मतलब इन दो पॉइंट का जो प्रेशर है उसको हम इस तरह से डायरेक्ट अब लिखेंगे, P2 इज इक्वल टू P प्लस, हाँ बोलो सर वो mg की जगह p रो वॉल्यूम ग्रेविटी कैसे आ गया, कहाँ पर थे ये सर। हाँ सर, mg समझ गया, मास को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हो कि नहीं। हेलो, हाँ सर, अभी समझ गया कि नहीं। यस सर। हाँ, तो ये सीधा सीधा ये इक्वेशन आपकी यहाँ तक निकल के आ गई ऐसे। तो अब इस पे एक और टर्म हो गया कि अगर मैं डिफरेंस ले लूं प्रेशर का P2 माइनस P1, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल, दैट इज इक्वल टू H रो G। और इस प्रेशर डिफरेंस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। इसको बोलते गेज प्रेशर या प्रेशर गेज, एक्सेस प्रेशर जो आ रहा है। मतलब इन दो पॉइंट के बीच में जो एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस कहाँ पे, नीचे, यहाँ पे कम है प्रेशर, यहाँ पे ज्यादा है, नीचे ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है। तो ये जो एक्सेस प्रेशर हो रहा है यहाँ पर का, दैट इज इक्वल टू H रो G, और इसको क्या बोलते हैं हम, गेज प्रेशर बोलते हैं। और सिर्फ P2 प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो P2 प्रेशर अकेला कितना है,
दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ गए ना? तो ये कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, आगे के लिए ध्यान रखोगे। प्लेस कर दिया। हेलो सर, हेलो हाँ बोलो। सर, इससे पहले वाला पेज का स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया था। क्या बेटा? इससे पहले वाले पेज का स्क्रीनशॉट। पहले वाले पेज का मतलब पेज नंबर 2 का? यस सर। नहीं, यही वाला पेज नंबर 3 है, मैंने वो गलती से 2 लिखा ही हुआ था, यही 3 है ये। और 2 आपका नहीं लिया तो किसी से शेयर करना, क्योंकि अब वो मिटा दिया हूं मैंने तो आएगा नहीं ना पे नेट फोर्स ना। वैसे तो सभी डायरेक्शन से उस पे मतलब सिलेंडर, ओवरऑल सिलेंडर आपका रेस्ट पे मतलब किसी भी डायरेक्शन से, मतलब जैसे देख आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, वर्टिकल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को इक्वेट करते हो, हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस को इक्वेट करते हो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जो फोर्सेस हैं वो इस तरह से लग रहा है कि वो तो पूरा एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते जा रहा है वहां पे। वर्टिकल के जो फोर्सेस हैं वो भी सबका मिला के 0 है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है वहां पे। ठीक है, समझ सर गए? यहाँ पे इमेजिनरी सिलेंडर क्यों मतलब इमेजिन किए? ठीक है, सिलेंडर वाला मत इमेजिन कर, तू कोई और सेक्शन आप क्यूबॉइड सेक्शन अगर हमने स्क्वायर इमेजिन किए तो क्या? स्क्वायर तब भी वही आएगा ना, क्या फर्क पड़ेगा, स्क्वायर भी इमेजिन कर लोगे तो। बस वॉल्यूम लिखते टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस उस पे भी। ओके सर। कोई भी किसी भी क्रॉस सेक्शन पे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला जो फाइनली रिजल्ट आ रहा है आपका P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो G के बराबर आ रहा है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कैसा ले रहे हो। सर जब भी अगर फ्लूइड रेस्ट पर आए तो फिर नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा ना? फ्लूइड रेस्ट पे तो किस पे नेट फोर्स 0 है? सर फ्लूइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है इमेजिनरी। हाँ, फ्लूइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट ले रहे हो उस पे हमेशा नेट फोर्स 0 रहेगा अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो। ठीक है सर आपने गॉज प्रेशर क्या बोले थे? क्या? गॉज प्रेशर आपने क्या बोले थे? गॉज प्रेशर नहीं, गेज प्रेशर है वो। प्रेशर गेज या गेज प्रेशर, दोनों पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है या जो एक्सेस प्रेशर है उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। मतलब P2 माइनस P1 का जो डिफरेंस है। और सर वो इक्विलिब्रियम का मीनिंग बता दो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा है कि उस पे नेट फोर्स 0 लगे, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके सर। ओके, और नेट टॉर्क भी 0, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, हो गया अभी? यस सर। ओके, अगले पेज पे जा रहा है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। तो एक्चुअल में ये इमेजिन करने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे कि इमेजिनरी वर्टिकल, या फिर आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन करने हैं, है ना। आपको ये इस तरह से इमेजिन नहीं करना आगे, ये तो हमने कैलकुलेशन पर्पस के लिए ऐसा इमेजिन किया था। आगे से आपको इस तरह से इमेजिनरी सिलेंडर या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट अज्यूम नहीं करना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फ्लूइड प्रेशर है डायरेक्टली कैसा लिखोगे अब? हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में डायरेक्ट किस तरह से लिखोगे, जैसे किसी जगह पे ये फ्लूइड है, यहाँ पे ठीक है, किसी जगह पे मान लो ये फ्लूइड है और ये वर्टिकल लाइन पे आपने 2 पॉइंट है, यहाँ पर की हाइट, यहाँ पर का प्रेशर P1 और यहाँ पर का प्रेशर P2। तो डायरेक्ट, और इसकी डेंसिटी कितनी है, फ्लूइड की रो है, तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या जाएगी, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो G के इक्वल आ जाएगी। समझ गए? तो आपको इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेशन सीधे इस तरह से आ जाएंगे। समझ गए कि नहीं? समझ गए? वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेशन सीधे इस तरह से आएंगे। अब अगर मैं इस पॉइंट को ये ए पॉइंट है, अगर मान लो मैं इस पॉइंट को एक को एयर पे ले जा लूं, ये फ्लूइड था, बी पॉइंट, यहाँ पे मान लो आपका फ्लूइड है और ये एयर आ गई यहाँ पे, तो एयर पे जो प्रेशर आएगा यहाँ पे, अब ये P1 इज इक्वल टू P0
दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब ये वाले पॉइंट का जो प्रेशर आएगा P, P2 इज इक्वल टू सपोज P, ये हाइट h, डेंसिटी इज रो, तो यहाँ पर का प्रेशर P2 इज इक्वल टू P1 प्लस h रो g, और ये एयर के कांटेक्ट पे अगर आ गया तो दिस प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड या फिर लिक्विड, ये किस तरह से आप लिख दोगे यहाँ पे, दैट इज P नॉट प्लस h रो g, आप इसको ऐसा लिख दोगे। ठीक है, ये सीधे सीधे ऐसे लिख दोगे अगर ये पॉइंट कहां पे चला गया, आपका एयर के कांटेक्ट में चला गया तो। फिर अगर हम इस तरह का फ्लूइड ले लें कि हम फ्लूइड ले रहे हैं दो टाइप का यहाँ पे, और फिर फ्लूइड प्रेशर को कैसे लिखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी अलग है लेकिन मिक्स नहीं हो रहा है इसके साथ में, इसकी डेंसिटी है ρ1, इसकी डेंसिटी है ρ2, दोनों मिक्स नहीं हो रहा है आपस में, ये वाली हाइट है h1 और ये वाली हाइट है सपोज h2, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा यहाँ पे, ये कितना होगा कैसे लिखोगे, ये वाले पॉइंट का जो प्रेशर है यहाँ पर का दैट इज P नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब ये टोटल प्रेशर कैसे लिखोगे यहाँ पर का, दैट प्रेशर इज P नॉट मतलब यहाँ से चालू करोगे प्लस h1 ρ1 g प्लस h2 ρ2 g, आप इस तरह से इस प्रेशर को यहाँ पे एक्सप्रेस करोगे या लिखोगे, समझ गए ना। तो अगर दो अलग अलग फ्लूइड हैं और दोनों एक दूसरे पे मिक्स नहीं हो रहे हैं तो जो टोटल प्रेशर है P नीचे, वो किस तरह से लिखा जाएगा, वो मेथड मैंने वहां पे लिखा है शुरुआत पे, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P1 और जो P है वो P2 वाला प्रेशर है। ठीक है, हेलो सर वो प्रेशर को ही रो बोलते हैं ना। आगे बढ़ूं मैं अब अगले पेज पे। यस सर। देखो ये जो फार्मूले ना ये तभी वैलिड है जब डेंसिटी और g कांस्टेंट है, अगर डेंसिटी और g कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं आएंगे, तो फिर आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से जाना पड़ेगा। सर जो थर्ड केस में भी तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं थी ना दोनों की? नहीं, लेकिन जितनी जगह पे थी उतनी जगह पे कांस्टेंट, मान लो होमोजीनियस मटेरियल है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। तो अगले पेज पे आ रहा है, पेज नंबर 5 पे, वर्टिकल डायरेक्शन पे एक नोट यहाँ पे ध्यान पे रखोगे इस पे कि अगर मान लो डेंसिटी या g कांस्टेंट नहीं है तो जो कैलकुलेशन है प्रेशर का वो किस तरह से करना है। तो फिर से मैं मैथमेटिकल टर्म यहाँ पे बता देता हूँ। ये एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन लेना इस तरह से, यहाँ पर का प्रेशर P या फिर यहाँ का प्रेशर P और यहाँ पर का प्रेशर P प्लस dP, और ये आप हाइट ले लिए यहाँ पे मान लो, है ना, और ये जो हाइट है इतनी ये dy है, तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसको लिखोगे कैसे, यहाँ पर इधर से नीचे से फोर्स लग रहा है F1 और इधर का फोर्स हो गया मान लो F2, यहाँ पर का फोर्स हो गया F1, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसको लिखोगे कैसे आप कि भाई F1 इज इक्वल टू F2 प्लस mg और F1 इज P इंटू A और यहाँ पर का प्रेशर P प्लस dP इंटू A प्लस mg मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट कितनी है dy है यहाँ पे। तो कुछ टर्म यहाँ पर के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये PA और ये कैंसिल हो गया और AB आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इट इज माइनस dP इज इक्वल टू माइनस रो इंटू g इंटू dy। और तो आपके पास जो मैथमेटिकल इक्वेशन आ रही, आप जैसे जैसे ऊपर हाइट पे जा रहे हो तो dP इज इक्वल टू, ये माइनस साइन हट जाएगा, एक तरफ ही माइनस रहेगा, रो इंटू g इंटू dy, और इसको फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो इंटीग्रेट करके। तो ये इंटीग्रेशन जो फैक्टर बनेगा यहां से ऊपर हाइट पे जाने पे ये माइनस के साथ में बनेगा, और अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाओगे तो प्लस में बनेगा। तो ऊपर की तरफ जाने पे नेगेटिव साइन लेना और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हो तो फिर कौन सा साइन लेके करोगे। सर एक बार फिर से बताओ ना वो डायग्राम से।
अच्छा हाँ ठीक सर, है। वो dp dy ओके रुक जा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप इंटीग्रेशन का यूज कैसे करोगे? तो इंटीग्रेशन फैक्टर ये है कि मान ले यहाँ पे कोई लिक्विड तुमने इमेजिन कर लिया, कोई फ्लूइड इमेजिन कर लिया, है ना। अब इस पे 2 पॉइंट ले रहे अपन यहाँ पे, मान लो ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये हाइट y ले ली अपन ने यहाँ पे, और इस पॉइंट पे ये y इक्वल्स टू 0 है मान ले यहाँ पे। तो यहाँ पर का जो क्रॉस सेक्शन है वो ये ले लिया अपन ने, यहाँ पर का क्रॉस सेक्शन आपने ये ले लिया, ऐसा बराबर है, समझ गया। yes और नीचे से यहाँ पे जो फोर्स आ रहा दैट इज F1, और ऊपर का जो फोर्स हो गया दैट इज F2 मान ले, बराबर है। yes sir यहाँ पर का प्रेशर P और यहाँ पर का प्रेशर P प्लस DP लिख दे, P प्लस हाँ DP। फिर वो dp कैसे है? अरे ठीक है रुक जा, P प्लस DP। हाँ, यहाँ पे प्रेशर P माना है और ये वाली हाइट यहाँ तक की कितनी है, dy है। तो अगर यहाँ प्रेशर P मानोगे तो यहाँ पे P प्लस DP मान लो, बराबर है। हाँ सर भाई यहाँ तक मान ले y है, y प्लस dy, तो प्रेशर P प्लस आप DP मानोगे ना, इमेजिन करोगे ना। तो ये हाँ, ये भी कैसा आपका, ये भी रेस्ट पे है ना mg। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, इक्वेशन क्या बन जाएगी इस पे देख, F1 इज इक्वल्स टू F2 प्लस mg। F1 की जगह पे P इंटू एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर का, इसका एरिया A है ना। और F2 कितना हो जाएगा, P प्लस DP इंटू एरिया एंड डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट dy इंटू g। तो इस पे एरिया वाले टर्म आपके कैंसिल आउट हो गए, फिर PP कैंसिल हो गया, तो इधर पे बचा 0 इज इक्वल्स टू DP प्लस रो g इंटू dy। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन फैक्टर जो बनेगा माइनस रो g इंटू dy का बनेगा। तो अगर यहां से आप ऊपर जा रहे हो, तो जब आप अप जा रहे हो तो फिर ऊपर के डायरेक्शन पे जो कैलकुलेशन होंगे आपको इस इंटीग्रेशन फैक्टर से आएंगे, और dp इक्वल्स टू प्लस p रो g dy बनोगे अगर आप डाउन पे जा रहे हो तो ऊपर जाने पे नेगेटिव साइन, क्योंकि ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता जाएगा और नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो बनेंगे ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव वाले बनेंगे और नीचे आने के लिए कैसे वाले बनेंगे, आपके डाउनवर्ड वाले बनेंगे, पॉजिटिव वाले बनेंगे। अभी समझ गए कि नहीं? यस सर समझ गया अभी। अब इसमें देखो, इस मेथड में अब आपको टोटल 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो डेंसिटी वेरिएबल है तो उसका फंक्शन लिख दो, ग्रेविटी वेरिएबल है तो उसका फंक्शन लिख दो, और फिर इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे 2 पॉइंट के लिए आपको प्रेशर डिफरेंस चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, इंटीग्रेशन dp इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस रो g dy। और y की वैल्यू जब 0 है तो मान ले प्रेशर 1 है, और जब y की वैल्यू कुछ ले लोगे हाइट h, तो प्रेशर यहाँ पे कितना लिख लोगे P2, और इसको फिर इंटीग्रेट करोगे। तो इंटीग्रेशन वाले जो फैक्टर बनेंगे ये कब यूज करना है, कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो यूज करो, अगर ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है तो यूज करो, दोनों कांस्टेंट नहीं है तब भी यूज करो, समझ गए ना। लेकिन अगर डेंसिटी और g ये कांस्टेंट होते हैं तो आपको ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले अपन ने जो पढ़ा हुआ है उसी से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं सीधे सीधे, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes. हेलो, समझ गए या नहीं इसको? हेलो, यस सर हाँ सर Yes, प्रेशर कभी भी नीचे वाले पॉइंट पे ज्यादा रहता है ना? हाँ, नीचे वाले पॉइंट पे ज्यादा रहता है। तो हम जैसे कोई रेफरेंस लाइन ले लिए ना, अभी जैसे जहां से भी रेफरेंस लाइन आप ले रहे हो वहां से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और रेफरेंस लाइन से नीचे जा रहे हो तो प्रेशर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। तो इंटीग्रेशन वाले जो फैक्टर हैं आपको इस तरह से बनेंगे यहाँ पे, समझ गए? तो सर फिर अपन ने अपर वाले पार्ट को P प्लस DP क्यों लिया? फिर वो तो P से ज्यादा हो जाएगा ना? बेटा वो मैथमेटिकली लिखा हूं मैंने, इसलिए तो माइनस साइन आया ना वहां पे, P माइनस DP लिख लेता तो फिर वहां पे प्लस लेके करते, क्योंकि आप हाइट पे जाने पे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है ना हमेशा।
रुक, अभी एक बार और बताता हूँ मैं इसको। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? टेकन। हाँ ठीक है, रुक, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये मैथमेटिक, इसको याद रखना, ये मैथमेटिकल टर्म dp इज इक्वल टू रो जी डी वाई। तो यहाँ पे जब भी आपको ये इस तरह के इंटीग्रेशन वाले कैलकुलेशन करना है, now this is page number 6। देखो पेज नंबर 6 पे ये मान ले रेफरेंस लाइन ले लिया तुमने, और इस रेफरेंस लाइन पे प्रेशर मान ले कितना ले लूं मैं, यहाँ पे P1 ले लिया, और यहां से हाइट y पे जा रहे हो, इस पॉइंट का प्रेशर मान ले P2 है, ठीक है। ये ऊपर के डायरेक्शन पे अगर जा रहे हो आप, तो जो प्रेशर का फार्मूला है dp इज इक्वल्स टू माइनस रो जी डी वाई, और इसको इंटीग्रेट करोगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर का प्रेशर जब y की वैल्यू 0 है तो प्रेशर P1 है, और ये वैल्यू y है तो प्रेशर आपका P2 है, बराबर है। तो इक्वेशन आपकी ऐसी बनेगी ऊपर जाने पे। और अगर आप नीचे जाके लिख रहे हो, यहाँ पे प्रेशर मान ले P2 गैस है, तो जो इंटीग्रेशन आएगा dp प्लस रो जी डी y लिखोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पे प्रेशर जब y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो प्रेशर यहाँ पे P1 है, और जब y की वैल्यू y है तो यहाँ पर का जो प्रेशर है आप उसको क्या लिख रहे हैं, P2 डैश लिख रहे हैं। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए अभी? तो रेफरेंस लाइन से ऊपर जाने पे प्रेशर डिक्रीज होता है, इसलिए वो माइनस वाला फैक्टर यूज करना, और नीचे जब जा रहे हो तो पॉजिटिव वाला फैक्टर यूज करके कैलकुलेशन करना। समझ गए अभी? मैं सीधा सीधा ये बता देता सर ये कहाँ से लिख दिए, इसलिए उसके पहले मैंने उसका डेरिवेशन वाली अप्रोच बताया, फिर ये लिख के बताया। अभी समझ गए ना? हेलो, यस सर। हाँ, अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, अभी पेज नंबर, सॉरी, अभी इसी पेज को कंटिन्यू करते हैं। भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे देख लेते हैं कैलकुलेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये तो वर्टिकल का हो गया। फ्लूइड अगर रेस्ट पे है तो दूसरा पॉइंट जो आएगा हॉरिजॉन्टल, ये कब यूज करना, लेकिन ये इंटीग्रेशन वाला, डेंसिटी और जी ये वेरिएबल हैं, तो वैसे कांस्टेंट है तब भी यूज कर सकते हो, क्योंकि रो और जी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये तो हमेशा यूज कर सकते हो, लेकिन फिर इसके इंटीग्रेशन में क्यों पढ़े अपन, इसलिए वो सीधे सीधे वाले केस आप ध्यान रखना। फिर सीधे सीधे जो केसेस अपन ने पढ़े वो वाले आप सीधे सीधे ध्यान रखोगे। अगर ये कांस्टेंट है तो, और अगर वेरिएबल है तो फिर बिना इंटीग्रेशन के नहीं जाना, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन के फिर आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल में कैलकुलेशन के लिए देखो, यहाँ पे मान लो 2 पॉइंट आपने लिए, ये 2 क्रॉस सेक्शन, इमेजिनरी सिलेंडर आपने लिए यहाँ पे, और इस इमेजिनरी सिलेंडर पे इधर पे जो फोर्स लग रहा है F1 और इधर से जो फोर्स आ रहा है F2, बराबर है। और जो वर्टिकल के जो फोर्सेस हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते जा रहे हैं, यहाँ पे कैंसिल करते जा रहे हैं। वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है, और फिर F1 इज इक्वल टू F2, यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है P2, तो इट इज P1 into A एंड इट इज P2 into A, मतलब P1 इज इक्वल टू P2। इसका मतलब समझे क्या है कि अगर फ्लूइड रेस्ट पे है, इसका मतलब समझे सो प्रेशर इक्वल, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर इक्वल होता है अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो सीधे सीधे लिख दूं मैं, दैट इज इफ फ्लूइड एट रेस्ट then pressure is, if fluid at rest then pressure is same at same horizontal level. If fluid at rest then pressure is same at same horizontal level, मतलब मान लो यहाँ पे हमने कोई फ्लूइड को ले लिया और ये फ्लूइड रेस्ट पे है, और एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पर प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2, यहाँ पे प्रेशर P3, तो P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3।
तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। समझ गए इसको? समझ गए? Yes, sir. हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन पे जाने पे प्रेशर का कैलकुलेशन देखा ही लिया अपन ने, हॉरिजॉन्टल में सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है। लेकिन बेटा ये एयर, ये वाला जो टर्म है ना आपका, ये एयर के लिए भी और लिक्विड के लिए भी, दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन वर्टिकल वाले में अगर मैं बात करूं किसी रूम की, जैसे आप जिस भी रूम पे हो, तो हम अगर इसी रूम की बात करें तो एयर का प्रेशर आपको यहां पर भी उतना ही मानना और यहां पर इतनी हाइट पे भी उतना ही मानना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एयर की डेंसिटी लगभग कांस्टेंट है, यहां से थोड़ा सा हाइट पे जाने पे भी एयर का प्रेशर में उतना फर्क नहीं आ रहा है। हाँ, यहां से आप 5 किलोमीटर हाइट पे चले जाओ तो एयर का प्रेशर इफेक्ट करेगा, लेकिन लिक्विड में इवन 10 मीटर हाइट पे जाने पे या 10 मीटर डेप्थ पे जाने पे भी प्रेशर बदलता है। लेकिन हम एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करें तो मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो, फर्स्ट फ्लोर पे भी एयर का प्रेशर आपको उतना ही मिलेगा, सेकंड फ्लोर पे भी उतना ही मिलेगा, थर्ड फ्लोर पे भी उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर हम पानी भर दें उसी जगह पे तो ग्राउंड फ्लोर पे पानी का प्रेशर ज्यादा है, सेकंड फ्लोर पे पानी का प्रेशर कम है, थर्ड फ्लोर पे पानी का प्रेशर और कम है। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है और एयर की डेंसिटी कैसी है, कम है। तो कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना, मतलब आप एयर के प्रेशर का कुछ एक्सपेरिमेंट देख रहे हो तो ग्राउंड फ्लोर पे भी उतना ही एयर का प्रेशर आएगा, सेकंड फ्लोर पे भी उतना ही आएगा, थर्ड फ्लोर पे भी उतना ही आएगा। मतलब हम जो एयर प्रेशर की बात करते हैं, अर्थ, नियर अर्थ सरफेस, सभी जगह पे हम एयर के प्रेशर को इक्वल मानेंगे या इक्वल ट्रीट करेंगे। समझ गए कि नहीं? सर हाँ बोलो। सर जैसे अभी अपने बोले फ्लूइड में जैसे आप बोले कि आप ज्यादा अगर ऊपर गए तो प्रेशर कम रहता, हाँ? तो फिर जैसे अभी ग्राउंड पे फिर प्रेशर फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा रहेगा क्या? एयर का प्रेशर रिलेटिवली ज्यादा, लेकिन फर्क उतना ज्यादा नहीं आएगा। ग्राउंड फ्लोर पे एयर का प्रेशर ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन हम फर्स्ट फ्लोर पे अगर आए तो एयर का प्रेशर में ऐसा नहीं कि बहुत कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत 19-20 भी नहीं, फ्रैक्शन में फर्क आएगा, जैसे 0.001 का फर्क आएगा। हाँ, अगर आप बहुत हाइट पे जा रहे हो तो ये फर्क ज्यादा दिखेगा। उसका रीजन ये है कि एयर की डेंसिटी बहुत कम है ना यहाँ पे, ठीक है, और पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो पानी की डेंसिटी में इवन आप 1 मीटर डेप्थ पे भी जाते हो तो प्रेशर में आपको एप्रिसिएबल चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। 10 मीटर डेप्थ पे जाने पे भी आपको बहुत प्रेशर में चेंज दिखाई देने लगेगा, फर्क समझ में आएगा। लेकिन एयर में मूव करने पे ये फर्क समझ में नहीं आएगा 8-10 मीटर पे। समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, समझ गए इसको कि नहीं, ये जो बोला मैंने? Yes, sir. यस सर। मतलब आप उसको ऐसे समझ लो कि मान लो 10 फ्लोर की बिल्डिंग है ना, किसी जगह पे बना दिए 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, आप ग्राउंड फ्लोर पे भी एयर का उतना ही प्रेशर महसूस करोगे, फर्स्ट फ्लोर पे भी उतना ही महसूस करोगे, सेकंड पे भी उतना ही, सारे फ्लोर पे आप सेम एयर का प्रेशर महसूस करोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो 10 फ्लोर की बिल्डिंग पानी पे डूब जाए मान लो, तो सबसे ज्यादा पानी का प्रेशर कहाँ पे फील होगा फिर? डाउन में। सबसे नीचे। First floor. हाँ, फर्स्ट फ्लोर वाले को पानी का प्रेशर ज्यादा फील होगा। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। हाँ, एयर के प्रेशर को और ज्यादा फील करना तो आपको बहुत ज्यादा हाइट पे जाना पड़ेगा। जैसे आप पहाड़ों पे चले गए, बहुत ज्यादा हाइट है तो वहां पे फिर एयर का प्रेशर कम होता है, लेकिन 10, 20, 50 मीटर हाइट पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? सर हाँ सर, जो डाइवर्स होते हैं स्विमिंग करते, हाँ, सर उनको मतलब नीचे से ऊपर आने में ज्यादा प्रेशर लगता है, तो उसमें ये कंसेप्ट लगता होगा सर? नीचे से ऊपर आने में ज्यादा प्रेशर लगता है। हाँ सर, ओशन से अगर अपन मतलब सी पे, अगर सी के अंदर है वो, तो नीचे से ऊपर आने में वो फोर्स ज्यादा लगाते हैं ना? हाँ, वो अलग कॉन्सेप्ट। देख, नीचे डेप्थ में ज्यादा प्रेशर रहेगा और ऊपर प्रेशर कम होता है, तो जब वो डेप्थ से ऊपर आते तो वायंसी के कारण खुद ही निकल के आने लगते हैं ना वो, ऐसा थोड़ी कि ज्यादा वो लगाना पड़ता है उनको। हाँ, तू ये बोल रहा है कि डेप्थ जितनी ज्यादा गहराई पर रहेगा, ऊपर आने के लिए उतना ज्यादा बॉडी पे फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हाँ बोल रहा सर। है। हाँ, वो सही है ना, क्योंकि डेप्थ पे ज्यादा फोर्स प्रेशर रहेगा ना, उसके अगेंस्ट में काम करना है ना उसको। ठीक है, ओके। ओके, समझ गए? तो पानी में आप 10 मीटर डेप्थ में भी जाने पे प्रेशर में ज्यादा चेंजेस आते हैं, लेकिन एयर पे नहीं आते। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग ध्यान रखना, रूम पे ग्राउंड फ्लोर पे भी उतना ही एयर का प्रेशर है और छत पे भी उतना ही प्रेशर है एयर का। लेकिन अगर उसी रूम को आप पानी से भर दो
तो फिर ग्राउंड इसमें फ्लोर पे प्रेशर ज्यादा रहेगा और छत पे प्रेशर कैसा आएगा, कम आएगा। समझ गए? अरे समझ गए क्या बोला हूं मैंने? यस सर। चलो अगले पॉइंट पे जाते हैं अपन। तो एक और जो सेकंड पॉइंट था हॉरिजॉन्टल, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो प्रेशर कैसा रहेगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम रहेगा। फ्लूइड अगर मोशन पे है ना तो फिर ये वैलिड नहीं है। फ्लूइड अगर मोशन पे है तो फिर बेटा P1 और P2 प्रेशर सेम नहीं रहेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल पे। समझ गए? यस सर। देन पेज नंबर 7 पे सर टाइम हो गया ना? टाइम हो गया? यस सर। अच्छा ठीक है, सर कल पढ़ते ना। ओके ओके, बाकी का कल पढ़ेंगे। ये समझ गए प्रेशर की कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट? यस सर। यस। ओके, तो आज के लिए इतने। बाय सर। ओके बाय बेटा।